Good morning, friends. My name is Pradeep Kumar Upadhyay. I am working in a Resonance Institute as a GS faculty. Today, we will discuss about the Hindi newspaper, in which we will discuss about the various news like national news, international news, economic news, and editorial news, and science and technology news, defense news, and sports news. Okay. So one by one, we will take the news in a proper way. Today, it's a very important day for us that Shahid Azam Sardar Bhagat Singh 116th birth anniversary has been celebrated in the all India. 116वां जन्मदिन है जो हमारे शहीद आजम जी भगत सिंह थे, उन्होंने अपनी शहादत के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी थी. ठीक है, तो ये इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर. इनको हम शत नमन करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे, पहले हम नेशनल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड्स आफ्सपा इन हिल डिस्ट्रिक्ट फॉर 6 months. रिसेंटली हमने देखा होगा, नेशनल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे. नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं. इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इस टाइम पे बहुत इंसर्जेंसी की कंडीशन चल रही है, तो मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करता हूँ इसके बारे में ज़रा. तो नॉर्थ ईस्ट में जो डिस्प्यूट चल रहा है बेसिकली वो एक प्रॉपर तरीके से कुकी और मेती समुदायों को लेकर है, और इसकी वजह से पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है पूरा अफेक्टेड हो चुका है. तो इसकी वजह से बहुत जो ट्राइबल जो इश्यूज़ हैं, एथनिक इश्यूज़ हैं आपस में इन कम्युनिटीज़ के, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल कर रहे हैं यहाँ पर मणिपुर के अंदर, बेसिकली इस पोर्शन के अंदर. और यहाँ पर म्यांमार कंट्री है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इशू कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. और मैतेई और कुकी समुदाय को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, और उनकी जो मेजॉरिटीज़ है तो हिली एरियाज़ में, और उनको रिजर्वेशन को लेकर ये आपस में डिमांड कर रहे हैं, कुकी समुदाय मैतेई के इस कंपैरिजन में. तो इसी की वजह से दोनों के बीच में एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं. उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रॉपर तरीके से हमारे जो फोर्सेस हैं वहाँ पर एक्टिवली रन कर दी गई हैं, बिकॉज वहाँ पर वायलेंस बहुत मात्रा में फैलता जा रहा है. ओके, इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू अपहोल्ड द कंडीशन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ आवर इंडियन आर्मी एंड असम राइफल्स. तो एक मैं लिटिल बिट एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे. एथनिक क्लैशेस चल रहा है. तो ये 7 सिस्टर्स है जिसको बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं. ओके, तो इस स्टेट्स के अंदर ये जो प्रॉब्लम चल रही है बेसिकली, तो यहाँ पर जो म्यांमार कंट्री है और ये चाइना का यहाँ पर इन्फ्लुएंस है, और ये मणिपुर के अंदर जो मैतेई सब कम्युनिटी वो सेंट्रलाइज रीजन में रहते हैं, उसके अपर में कुकी समुदाय रहते हैं. तो ये आपस में क्या है कि एरिया भी कैप्चर के लिए लड़ रहे हैं आपस में, और जो अपनी रिजर्वेशन के लिए उसके लिए भी लड़ रहे हैं. ठीक है, और प्रॉपर तरीके से जो सोशल अनरेस्ट जो फैल रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है म्यांमार और ये और नागालैंड, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मिलिट्री डिक्टेटरशिप रूल चल रहा है. जो वहाँ की लीडर थी उनको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया है, आंग सान सूकी को, और यहाँ पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप ऑलरेडी चल रही है, तो मिलिट्री रूल चल रहा है. और यहाँ पर बेसिकली जो यूथ हैं उनको प्रॉपर तरीके से बहुत सारी चीज़ों में इंडल्ज कर रखा है, जैसे इलीगल वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, एडवांस वेपन्स जो चाइना बेस्ड हैं बेसिकली, और उनको नार्को टेररिज्म का बहुत ही इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको. यहाँ पे जो नार्को टेररिज्म है उसको एनहेंस कर रही कंट्रीज़, और यहाँ पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है इस एरियाज़ में बहुत हो रही है, क्योंकि ये पूरा एरिया पूरा अफेक्टेड हो चुका है इंसर्जेंसी की वजह से. तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए यहाँ पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया है. अब हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि व्हाट डू मीन बाय आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट. बेसिकली इट वाज केम इनटू द इफेक्ट इन द ईयर ऑफ 1958. ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है, एक ऐसा कानून होता है जिसके थ्रू इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसमें आर्मी होगी, असम राइफल्स होगी, और जम्मू कश्मीर फोर्सेस होगी, और ये यहाँ की जो लोकल पुलिस है, उनको एक रेबिल मतलब कि एक्शन लेने के लिए इंसर्जेंसी कंडीशंस के अंदर प्रॉपर तरीके से एक फ्रीडम दी जाती है. ओके, विदाउट टेकिंग एनी परमिशन ऑफ सम ऑफिशियल पर्सन. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. तो आफ्सपा का बेसिकली मैं लिटिल बिट और बताऊंगा इसके बारे में. मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड आफ्सपा इन हिल डिस्ट्रिक्ट फॉर 6 months.
सिक्योरिटी फोर्सेस एंश्योर्स प्रोटेक्शन इन द इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो ये आज के टाइम पे एक मैंडेटरी कंडीशन है, क्योंकि क्लैशेस डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। वहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ जो असम राइफल से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो फोर्स जो इस टाइम पे इसको प्रोटेक्ट कर रही है वो असम राइफल्स है। ओके, और ये किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। ठीक है, उस तरह से ये प्रॉपर तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है टेंस कंडीशन को एकदम प्रॉपर तरीके से। जैसे सीआरपीएफ है वो एकदम दंगे वगैरह होते हैं उस एरियाज में कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये सीआरपीएफ भी लगी हुई है और असम राइफल्स लगी है और इंडियन आर्मी लगी है, जो आपस में साइमल्टेनियसली वर्क करके एक कंडीशंस को एकदम नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था हमारा नेशनल इश्यूज। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट इशू हम देखेंगे कौन सा इशू है, और बेसिकली वो इंटरनेशनल इशू है, नेशनल इशू है। जस्ट अ लिटिल बिट। हम एडिटोरियल के अंदर से बात करेंगे, आज इस चीज का जिक्र करेंगे कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द जी, ये टॉपिक है हमारे, देखेंगे इसको कि द G20 स्किन ओवर मजदूर्स देयर राइट्स। रिसेंटली हमने देखा होगा कि बहुत ग्लोबल तरीके से हमारे जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से, जियोपॉलिटिकल पोर्शन में हमारे इंडिया का कितना अच्छा स्टैंड लिया गया है। हम जियोपॉलिटिकल प्रॉपर तरीके से स्ट्रांग हुए हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको एक बूस्टअप मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंडिया में सक्सेसफुली G20 को ऑर्गेनाइज किया है। G20 कंट्रीज को पार्टिसिपेट करके, उनको ऑर्गेनाइज करके और बायलैटरल इश्यूज पे टॉक करके आपस में एक को एग्जिस्टेंस की जो फीलिंग है, भावना है, उसको जागृत किया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे द G20 स्किन ओवर मजदूर देयर राइट्स। बेसिकली इसमें सब चीज़ें तो नॉमिनेट की गई, सब चीज़ों पे बात की, क्लाइमेट चेंज एक्शन पे बात की गई, और भी इश्यूज़ हैं जैसे उन पे बात की गई। आपस में रिलेशन को एस्टेब्लिश करना, वल्नरेबिलिटी को एक्सटेंड करना। ओके, तो बट मेनली एक जो इम्पोर्टेंट एक इशू रह गया है, वो उस पर बात करनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग भी। तो इसमें जैसे नेक्स्ट G20 समिट होगा वो अफ्रीकन यूनियन ने उसका हैंडओवर कर दिया हमारे इंडिया कंट्री ने, बट इस टाइम पर ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था हमारे इंडिया के पास में कि हमारे जो लेबर्स हैं बेसिकली बहुत एकदम रॉन्ग, एकदम पुअर कंडीशन में रहते हैं और एकदम उनको बंधुआ मजदूर जिसको बोलते हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज़ में बेसिकली देखा आपने, वहाँ पे एक बहुत कफाला सिस्टम होता है। कफाला सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पर है ना प्रॉपर तरीके से बॉन्डेज दिया जाता है और उनको एक गुलाम की तरह रखा जाता है और उनके वीज़ा वगैरह छीन लिए जाते हैं और उनसे इलीगल काम कराए जाते हैं। ठीक है, और ब्रूटली उनको असॉल्ट किया जाता है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे बेसिकली सऊदी अरब हो गया, दुबई, UAE हो गया, ओमान हो गया और कतर हो गया। ठीक है, इन कंट्रीज़ के अंदर प्रॉपर तरीके से जो हमारे जो इंडियंस जो लेबर्स हैं बहुत एक्टिवली जा रहे हैं वहाँ पे काम करने के लिए, पर उनकी कंडीशन बहुत एकदम पुअर है। तो हमने इस इशूज़ को बहुत राइज करने का एक अपॉर्चुनिटी था, वो हमने इस G20 के अंदर हमने उसको राइज नहीं किया। तो उसी के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको। जैसे L20 लेबर 20 वॉज हेडेड बाय द भारतीय मजदूर संघ हु वॉज अंडर द BJP। ओके, तो एक ये बेसिकली L20 एक ग्रुप बनाया गया था लेबर 20 में। इसमें क्या था, बेसिकली भारतीय मजदूर संघ बनाया गया था और BJP इसको सपोर्ट कर रही थी। और पर ये जो इस टाइम पे ना ये पॉलिटिकलाइज्ड हो गया है, इसका राजनीतिकरण हो गया है। इसका राजनीतिकरण इस परिवेश में हो गया है, जो समस्या है उनको उजागर नहीं किया और प्रॉपर तरीके से जो पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है उसको फॉलो किया गया है। तो इसका अपोज किसने किया है? इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ट्रेड यूनियन कंसिडरेशन ने इसको अपोजिट किया कि इसको नहीं माना इन्होंने। ठीक है, और ITUC ने इसको डिनाई कर दिया, क्योंकि कुछ भी कंडीशंस हैं जो लेबर्स के जो रिफॉर्म के लिए, उनके वेलफेयर के लिए सब की गई थी, वो एक प्रॉपर तरीके से वो रन नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अरब गल्फ कंट्रीज़ के अंदर 9 मिलियन इंडियंस आर वर्किंग अंडर एक्सप्लॉयटेटिव वर्किंग कंडीशंस। 9 मिलियन मजदूर जो हैं, श्रमिक हैं, जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं इन गल्फ कंट्रीज़ के अंदर और बहुत ही पुअर कंडीशंस के अंदर। ठीक है, रिस्किंग
राइजिंग रिस्क ऑफ फोर्स लेबर एंड मॉडर्न डे स्लेवरी, उनको गुलाम बनाया जाता है और उनसे फोर्स लेबर ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता है, ठीक है, और बहुत लंबे घंटों तक उनको काम कराया जाता है, ओवर टाइम कराया जाता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था। कतर एक बहुत ही गल्फ कंट्री है, तो कतर के अंदर जो बेसिकली जो श्रमिक मजदूर हैं वो कहाँ से आए थे, नेपाल से आए थे, इंडिया से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, और वहाँ पर उन्होंने दिन रात काम किया। पर वहाँ की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से, गर्मी की वजह से कुछ बहुत सारे नेपाली देखा होगा नेपाली लेबरर्स से उनकी डेथ होगी, ठीक है, और उनको प्रॉपर तरीके से कुछ कंपनसेशन भी नहीं दिया गया, ना कि उनकी वर्किंग कंडीशन में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, और ये मुद्दा एकदम डिस्क्लोज हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से यही सब चीज़ें, एक बहुत अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म था G20, इसके थ्रू सब कंट्रीज़ के साथ में आई थी। उनको ये एक इशू हम अगर लेके आते, एक हाईलाइटेड करते इस इशू को, तो एक बहुत अच्छा कदम हो सकता था इनके वेलफेयर के लिए, ओके, फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने चाहिए, अभी भी गवर्नमेंट करती है, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, जस्ट लाइक वेरिफिकेशन ऑफ वीज़ाज फॉर फॉरेन माइग्रेटेड लेबरर्स। जो भी श्रमिक मजदूर जो जा रहे हैं विदेशों में अपने काम के लिए जा रहे हैं, अपने रोजगार के लिए जा रहे हैं, उनके वीज़ा से उनका पूरा वेरिफिकेशन करना चाहिए कि वो एक्चुअली में है या नहीं है, उनका प्रॉपर एड्रेस कहाँ पर है, अगर बाय द वे कुछ कैजुअलिटीज़ हो जाती है तो प्रॉपर उनको उनके घर वालों को सूचित कर दिया जाए, ठीक है। तो एम्बेसीज़ में उनका प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए, और कहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं, वर्क परमिट कितना है उनका, वर्क परमिट अगर ख़त्म हो जाता है तो उनको वापस अपने कंट्री को रिन्यू करने के लिए या भेजने के लिए, तो ये वहाँ की जो एम्बेसीज़ होती है, हमारी इंडियन एम्बेसीज डिफरेंट कंट्रीज़ में है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारे सिटीजन्स हैं, एज दे आर आल्सो इंडियन सिटीजन, तो हमारा उनका प्रॉपर टेक केयर करना, उनकी केयरिंग करनी, ठीक है, और उनको उनके लिए पोर्टेबल इंश्योरेंस स्कीम्स लेके आना। इंश्योरेंस स्कीम मतलब कोई कैजुअलिटीज़ हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो सपोज कर उनकी फैमिली वाले हैं जो उनकी बेसिक इनकम पे डिपेंडेंट थे, उनको प्रॉपर तरीके से उनको वापस से उन कंपनसेशन प्रोवाइड करना इंश्योरेंस स्कीम के नाम पे, ओके। और एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चों को भेज दिया जाता है और ये उनसे बंधुआ मजदूरी की जाती है, और बच्चों को श्रमिक बना दिया जाता है ऊपर पढ़ने की एज में। तो इन सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था गल्फ़ कंट्रीज़ में, सऊदी अरब में, ओमान में, यूएई में, और यहाँ पर कतर में 3.5 मिलियंस इंडियंस वर्कर्स आर वर्किंग, ओके, इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं। तो प्रॉपर हमें उनके वेलफेयर के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, ओके। तो इंडिया हैज़ ऑलरेडी साइंड एंड रेटिफाइड द ILO फोर्स लेबर कन्वेंशन नोन एज C29। एक इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन होता है, इसमें एक ट्रीटी होती है, इंडिया ने उसमें ऑलरेडी साइन किया हुआ C29 में। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ना प्रॉपर तरीके से जो लेबर की वेलफेयर के लिए और जो ये इनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक कदम उठाए जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी ILO के अंदर एक पार्टिसिपेशन किया हुआ, साइन किया हुआ ट्रीटी पे। कुछ भी अगर गलत चीज़ें होती हैं तो हम उस कंट्री के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ओके। इन इंडिया, अब ये तो हमने बात करी फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में बात करी, पर आपने डेली बेसिस पे देखा होगा, आपके आसपास भी देखे होंगे, मार्केट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर आपने देखा होगा, छोटा सा चाय वाला बच्चा चाय लेके आता है, छोटू बोलते हैं उसको, चाय बुला के लिए बुलाते हो। फैक्ट्री में देखा होगा, छोटा सा बच्चा जा रहा है और मजदूरी कर रहा है, ईंट उठा रहा है, ईंट के भट्टों पे काम कर रहा है, फैक्ट्री में, ग्लास की फैक्ट्री में काम कर रहा है, और इतनी कंडीशन उसकी पुअर होती है, कोई गन्ने का जूस बेच रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, ब्रिक किल्स इंडस्ट्री जो ईंट भट्टे में काम करती हैं बच्चे, शिम्प फार्मिंग होगी, ओके, मछली उत्पादन में बहुत सारे बच्चों को इन्वॉल्व कर रखा है, और कॉपर मैन्युफैक्चरिंग होगी, स्टोन कटिंग इंडस्ट्रीज़ होगी, प्लांटेशन फेसिंग इंडस्ट्रीज़ होगी। इनमें बच्चों को इतना सारा इंडल्स कर रखा है। आप रिसेंटली में देख, कैलाश सत्यार्थी जो हैं उन्होंने बहुत एक ह्यूमन राइट का एक इशू उठाया था, और जो बच्चे जो मिर्ज़ापुर के अंदर जो कालीन का काम करते थे, तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे श्रमिक बना दिए गए थे, तो उन्होंने वहाँ बच्चों को छुड़ाया था, ठीक है। और बच्चों के इलीगल जो ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे NGO ऑलरेडी वर्किंग हैं। तो ये एक वेलफेयर के लिए हमें ये हम गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते और किसी और पर नहीं छोड़ सकते, हम NGOs पे नहीं छोड़ सकते। ये इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू अवेयर देयर राइट्स एंड अवेयर द पीपल अमॉन्ग देयर राइट्स, और उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेट करना और प्रॉपर तरीके से उनको राइट्स प्रोवाइड करना और उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए इंडियन सिटीजन्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और एब्यूज़ भी बहुत तरीके से होते हैं, उसमें सेक्सुअल, फिजिकल और मेंटल एब्यूज़ किया जाता है बच्चों को, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट के साथ साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करेगी। और
हमें अगर इन सब चीज़ों को हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलता है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। जब हमने कंडीशन नॉर्मलाइज नहीं करी तो पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 बोलता है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी एजुकेशन में गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर जो एजुकेशन में है और उनके बीच में डिस्पेरिटी हो रही है, सोशल डिस्पेरिटी हो रही है। आज के टाइम पे तो रिजर्वेशन रिसेंटली में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है इसको रिमूव करने का, जेंडर इक्वलिटी को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, तो एक हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10, वो कहता है रिड्यूस इनइक्वलिटी अमंग द सोसाइटीज़। जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है, अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सोशल डिस्पैरिटी है, इसको कंट्रोल करना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, चाहे वो जॉब के मामले में हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे हो। ओके, और उनको एक मौका देना। बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं आज उनको राइज अप करने के लिए। स्किल इंडिया मिशन हो गया, ओके, और पीएम रोजगार योजना, ओके, और स्वनिधि योजना, ये सारी स्कीम्स हैं जो उनके वेलफेयर के लिए आगे प्रमोट कर रही हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और ये सारी स्कीम्स के थ्रू आज के टाइम पे जो जेंडर इनइक्वलिटी हो गया और सोशल इनइक्वलिटी हो गया, उसको ओवरकम करके एक प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना सबको इक्वली। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, थोड़ा सा हम टॉपिक देखेंगे। लता मंगेशकर, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सिंगर्स ऑफ इंडिया, वाज बोर्न ऑन सितंबर 28 इन 1929। तो उनके बारे में बहुत ये स्वर सामग्री जिनको बोलते हैं, इन्होंने मतलब आप जानिए इनकी वॉइस में इतना जादू था, इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था 2001 में, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसको आप बोलते हैं। ओके, और शी वाज द फर्स्ट प्लेयर, शी वाज द फर्स्ट सिंगर who performed at Albert Hall in London in 1974 England. Okay, she was the first Indian to perform at the hall. उन्होंने परफॉर्म किया था, अपना सॉन्ग प्ले किया था उन्होंने प्रॉपर बहुत बेहतरीन तरीके से। और उनका एक गाना जो बहुत ही फेमस है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जिनमें जो हमारे भारतीयों के अंदर एकता को पिरोया था और हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत किया था। इस गाने को सुनकर ही सबकी रूह कांप उठती है और उनके अंदर देशभक्ति की भावना एकदम जागृत हो जाती है। ठीक है, तो ये अब वो इस दुनिया में नहीं रही, पर उनके हम गानों को याद करते हैं, आज भी हमने रेडियो पे सुनते हैं, टेलीविज़न पे उनके सॉन्ग्स को सुनते हैं। ठीक है, तो देखते भी हैं और प्रॉपर तरीके से उनकी जो वॉइस है, गोल्डन वॉइस है, उनको याद किया जाता है। और जैसे हमारे जो ये सिंगर्स हैं, इनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम। ठीक है, ये मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी। एक मूवी आई थी, एंटरटेनमेंट की बात करेंगे जैसे, और ये एक पार्ट है मलयालम सर्वाइवल ड्रामा, 2018 में एक मूवी आई थी, इसका नाम था एवरीवन इज़ अ हीरो। एवरीवन इज़ अ हीरो, ये 2018 में मूवी आई थी। अब इसको 96 एकेडमी अवार्ड में नॉमिनेट किया गया है और ये ऑस्कर के लिए आगे भेजी गई है। इसमें क्या था बेसिकली, जो अनप्रेसिडेंटेड फ्लड आया था और जिसकी वजह से केरला बहुत बुरी तरीके से रॉस्टली अफेक्ट हुआ था और वहाँ पे कंडीशन बहुत टेंस हो गई थी क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इस मूवी के अंदर ये दिखाया गया है कि हमारे ना आपस में कंसिस्टेंटली साइमल्टेनियसली सबके एफर्ट्स भी ना इसको ओवरकम कर सकते हैं, कोई भी कैजुअलिटीज़ को, कैलेमिटीज़ को। ठीक है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं हम आपस में। हमने प्रण ले लिया ना, एक सिंगल पर्सन ने, एक नागरिक ने प्रण ले लिया कि वो पेड़ उगाएगा और वन संरक्षण करेगा। ओके, और पर्यावरण को दूषित होने से रोकेगा और अपनी जिम्मेदारी को हमने एहसास बना लिया और अपने इसके थ्रू फिर सब अपना एक मॉरल ड्यूटी की तरह इसको फॉलो करेंगे तो ये पॉसिबल होगा। तो इस मूवी के अंदर यही दिखाया गया है कि एवरीवन इज़ अ हीरो, सबको एक रोल अदा किया गया है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज एक्शन के लिए वो एकदम अवेयर होने के बाद उन्होंने कैसे कैसे स्टेप्स लिए उसको ओवरकम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट एक्शंस को। ठीक है, अभी तो यही इस मूवी के अंदर दर्शाया गया है। जो फ्लड आई थी तो कैसे लोग आपस में मिलजुल के कैसे उन्होंने वर्क किया था, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सारे धर्म के लोगों ने आपस में एक दूसरे की हेल्प करी थी। तो ये बहुत अच्छा एक नेशनल यूनिटी का एग्जाम्पल है और ये मूवी इसी के थ्रू दिखाई गई और ये अभी रिसेंटली ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। आई होप दैट ये इस मूवी को ऑस्कर मिले और इंडिया का नाम हो। ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि IR के इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो चल रहे हैं इंडिया US के बीच में, तो बहुत पॉसिबिलिटी है आपस में
बहुत सारे रिलेशंस एस्टेब्लिश करने के लिए। डिफेंस का रिलेशन अभी रिसेंटली आपने लास्ट डे हमने डिस्कस किया था, यूएस की आर्मी और हमारी इंडियन आर्मी के जो आर्मी चीफ्स थे उन्होंने डिस्कस किया किस तरह से हमने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को कैसे कंट्रोल करेंगे और टेररिज्म को कैसे कंट्रोल करेंगे और इनकमिंग चैलेंजेस है उसको कैसे ओवरकम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस मीटिंग के अंदर हुई हैं और इसके अंदर क्या होगा कि अक्रॉस टेक्नोलॉजी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमेन्स को कैसे कंट्रोल करेंगे और इसकी वजह से आपस में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। अभी एक क्रिकेट का बात करते हैं। 19 एशियन गेम्स के अंदर चाइना के अंदर हुआ था, ग्वांगझो के अंदर। तो वहाँ पर नेपाल ने पहली बार T20 के अंदर इतना बड़ा स्कोर किसी ने नहीं किया। मंगोलिया के खिलाफ नेपाल ने T20 में स्कोर किया 300 रन का। इस इज़ वेरी रिकमेंडेबल एंड रिकमेंडेबल अचीवमेंट बाय द नेपाल टीम। ओके, उन्होंने डिफीट किया मंगोलिया को। तो ये क्रिकेट का विषय था। और जैसे लास्ट न्यूज़ है, साइंस का कॉन्सेप्ट है क्वांटम कंप्यूटर्स को। तो ये क्या है कि अब आपने टेक्नोलॉजीज़ का देखा होगा कि टेक्नोलॉजी का कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। 5th जनरेशन हो गया, 6th जनरेशन हो गया और इसमें क्या हो गया कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना रोल हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो डेली बेसिस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होंगी डेली लाइफ में यूज़ हो रही है, हम चाहे हमारी वॉच से लेकर, हमारे मोबाइल से लेकर, ईयरफोन से लेकर, हर तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉपर तरीके से अप्रोच होती जा रही है और स्पीडली वर्क हो पा रही है हर प्रॉपर तरीके से, और जो हमारा वर्क है वो बहुत ही फास्टली हो पा रहा है। ठीक है, तो ये क्वांटम कंप्यूटर है जो AI रिलेटेड वर्क, AI बेस्ड वर्क करेगा। इससे क्या होगा कि जो फास्ट स्पीड होगी एक्सेस करने की और प्रॉपर तरीके से जो कैलकुलेशन स्पीड को भी ये फास्ट करेगा और जो लोड होगा वर्क का उसको ओवरकम करके एकदम सिंपली वे में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ये था एक क्वांटम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट था। So that was the whole discussion we have already discussed. So thank you very much for your concern.